नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर प्रतिशोध के स्पेशल एडिशन में। आज आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनातनी के बीच एशिया में एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। तो वहीं पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक हमला कर अपना प्रतिशोध पूरा किया है। उधर पाकिस्तान चीन और अमेरिका से नए हथियार का गुहार लगा रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन आप देखिए इस वीडियो में आज खास तैयारी है। मॉडर्न वॉरफेयर में कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 ड्रोन आपके सामने रखे हुए हैं और खास मेहमान हमारे साथ होंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, अवस्थी सर हमारे साथ हैं और इसके साथ ही गौरव श्रीवास्तव सर, माफ करिएगा, श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं और मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत ये करेंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर में आप ये देखिए किस तरीके से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है और कैसे इन ड्रोन्स ने आधुनिक दिशा, आधुनिक समय में युद्ध की दिशा बदल दी है। चाहे भारत पाकिस्तान के बीच की बातचीत करें, किस तरीके से हमने अपने ड्रोन्स को मारा, अपने ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ड्रोन्स को कैसे यहां उड़ा दिया और रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको राफेल की नई दहाड़ से पाकिस्तान में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इसकी बातचीत करेंगे। बड़ी खबर है, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का युद्धाभ्यास चल रहा है। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज कर रही है। युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज, सुखोई ये सारे विमान शामिल है, फाइटर जेट शामिल है और साथ ही वॉर एक्सरसाइज के लिए नोटाम जारी है, यानी नोटिस टू एयरमैन। और पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं, इसलिए फूल रही हैं कि भारत जो लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, इसके पीछे भारत की स्ट्रेटजी क्या है, यह सोचकर पाकिस्तान मरा जा रहा है। उसके रणनीतिकार समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार क्या हो रहा है। बैक टू बैक, नो टाइम टू नोटाम। श्रीवास्तव सर, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। मैं तो कुछ देर पहले एक रिपोर्ट देख रहा था कि वहां अलग अलग डिस्कशन चल रहा है कि भारत बैक टू बैक ये नोटाम क्यों जारी कर रहा है। देखिए, एक तो मैसेज ये जा रहा है कि भाई हमने ऑफ सिंधु को पॉज किया है और ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे जरूर उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक तो हम उनके रिसोर्स को ड्रेन करेंगे। अगर एक दिन वो अपने एयरफोर्स को जो बची खुची है उसको अगर उड़ाना चाहते हैं तो उनके $25 मिलियन लगेंगे। तो कहते हैं महंगाई में आटा गीला। अभी मांग के लाए थे, हम इधर एक्सरसाइज करते रहे, वो भी चला जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज का खास मतलब ये होता है, वो भी रात में हो रही है, कि जो स्ट्राइक्स होती हैं आपकी ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट शाहिद ऑलवेज सेज, वो सारे का सारा कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ता है। इसमें वेपन्स भी होंगे, सारे वेपन्स को कैसे आप लोड करेंगे, कैसे एक दूसरे से हम वो करेंगे, आपस में युद्धाभ्यास करते हैं। और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो पहले भी हुई थी। लेकिन ये शैलेंद्र सर, ये रेगुलर से ज्यादा हो रहा है इस बार। भारत पाकिस्तान का जो क्लैश हुआ, उस क्लैश के बाद हमने देखिए हाल फिलहाल में कई सारे नोटाम उस दिन भी जारी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले। इसलिए पाकिस्तान का इतना घबराना, बेचैन होना बहुत स्वाभाविक है। जय हिंद, नमस्कार। एक बात हुई थी 5 तारीख को। 5 तारीख को बोला गया था क्या, वो ब्लैकआउट ड्रिल करी जाएगी, वॉर ड्रिल्स करी जाएंगी। यस, वो पता नहीं ड्रिल हुई या नहीं हुई, वॉर हो गई। हमने तो 6-7 को काम करा और आ गए। देखिए, पाकिस्तान पहली बार समझदारी से काम कर रहा है। हालांकि दिमाग नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को दिख रहा है जब इंडिया और एयरफोर्स एक्सरसाइज करती है, वो एक्सरसाइज किस समय नहीं सर, एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं। आपने कहा ना ड्रिल हुई कि नहीं हुई, तो ड्रिल भी हुई और वॉर भी हो गया और हमने अपना काम भी कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अपनी ताकत भी दिखा दी। लेकिन एक बड़ी खबर है कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। भीख सिर्फ पैसों की नहीं मांग रहा है, भीख हथियारों की भी मांग रहा है। कह रहा है दे दो। हाथी का दांत है जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है कि हम बताएंगे भारत का नहीं ऐसा किया वैसा किया। दरअसल वो गए हथियारों की भीख मांगने के लिए। नहीं, ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसने वहां जाकर अचीव क्या किया। वो गया तो था ये समझाने या दिखाने कि किस तरह से पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है। वहां से मिला क्या, बोला गया कि आप अपने यहाँ लश्कर तैयबा और इन सबको खत्म करिए। उनके सांसद ने कहा, यूएस वाले ने, मैंने तो नहीं कहा। नहीं तो ये बोल देंगे कि नहीं जी आपने कहा था। तो नहीं, देखिए बड़ी सीरियस बात है ये अपने आप में कि वहां पर जाकर आपको सुनना ये पड़ा। अच्छा चलिए अब छोड़ दीजिए, ब्रिक ने क्या कहा? ब्रिक ने भी कहा कि भाई हम इस टेररिज्म के खिलाफ हैं। और ब्रिक में कौन है? चाइना है ब्रिक में। तो अगर ब्रिक की स्टेटमेंट आ रही, मैं आपको और पूरी जनता को चैलेंज करता हूं, एक कंट्री गिनवा दीजिए मेरे हाथों पर अभी, एक कंट्री जिसने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान की टेररिज्म में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात है सर, सवाल जो पूछा था सर, एक बात और है इसमें कि आप ये देखिए, उसमें कह रहा है कि एयर डिफेंस भी दे दो, यानी चाइनीज माल पर भरोसा तो पाकिस्तान को भी नहीं है। कह रहा है कि भाई ऐसा एयर डिफेंस नहीं चाहिए राकेश, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको सामान देने का मतलब सीधा चाइना पहुंच जाएगा। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कराने के लिए देंगे। सर पता है क्या कर रहा है?
पाकिस्तान पहले कटोरा ऐसे लेके चलता था, आजकल उसने दोनों हाथ ऐसे कर रखे हैं। कहीं कुछ भी दे दे मैं तो मांगने के लिए तैयार हूं। क्या पता कौन क्या दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान तो खैर देगा नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे। आप इतना ड्रोन लेकर एक अलग आगे, कहीं पाकिस्तान कोई न कहे कि ऐसा ही एक ड्रोन हमको भी भिजवा दो। नहीं, मैं तो भेजने के लिए तैयार हूं, जाकर अटैक करके आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर है कि भारत से पिटने के बाद नए जेट खरीद रहा है पाकिस्तान। चीन से FC-31 पाकिस्तान खरीद रहा है, कह रहा है कि अब दो हमें इक्विप्ड करो। 12 से 18 महीने में 30 से 36 जेट्स की डिलीवरी होगी। ये खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 तबाह हो गए थे। जब चाइना की मिसाइल फेल हो गई, जब चाइना के रडार फेल हो गए, तो चाइना ने बोला ये एक्सपोर्ट का माल है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था चीन का कि साहब ये तो एक्सपोर्ट माल है। चाइना ने कुछ समझाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो हां, चाइना जो पकड़ाएगा पाकिस्तान को वो कबाड़ का माल ही पकड़ाएगा, कबाड़ देश को कबाड़ माल ही मिलता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए चाइना तब कोई अच्छी चीज देता है जब उसको कीमत मिलती है। उसको यह पता है कि पाकिस्तान को कुछ भी देगा वो, पाकिस्तान उसकी कीमत नहीं चुका सकता। अगर पाकिस्तान कीमत नहीं चुका सकता तो वो अच्छा माल पाकिस्तान को आखिर देगा क्यों? हां, सिर्फ इतना कि भारत का वो सर में दर्द जो होता है हल्का हल्का, वो सरदर्द बना रहे। ये पाकिस्तान की वैल्यू है चीन के लिए। यानी कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से भारत को तंग करता रहे, भारत उस पर रिस्पॉन्ड करता रहे, भारत और पाकिस्तान आपस में बिजी रहें और चाइना अपनी तरक्की करता रहे। तो उतना जितना रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को उतना माल देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। नहीं, ये बात आपने ठीक कही। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये ऐड करना चाहता हूं, FC-31 जो दे रहा है, ये J-35 जब बना रहे थे वो, उस वक्त का ये इनिशियल वर्जन है, रिजेक्टेड वर्जन है, मतलब ये इनिशियल प्रोटोटाइप वर्जन है। उसमें क्या था कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, बेच तो इसी नाम पर रहा है, बेच रहा है ना, वही तो कह रहे। अभी गौरव ने क्या बताया, मेजर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई कबाड़ी देगा। और दूसरा जो इसमें फीचर नहीं है, सेंसर फ्यूजन नहीं है। सेंसर फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो आपको इतने सारे हजारों इनपुट्स मिल रहे हैं, अगर आपको फ्यूज करके पायलट में नहीं, पायलट को नहीं देंगे, वो कैसे फिगर आउट करेगा क्या करना है मुझे? ये सबसे बड़ी कॉकपिट लोड जो होता है ना पायलट का, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो वो दे ही नहीं रहा है। तो जहां तक जो इसको उड़ाएगा उसको समझ में नहीं आएगा आसपास क्या हो रहा है। और तो मैं तो बल्कि एक बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में इस समय प्रतिशोध देखा जा रहा है, वैसे रोज दिनेश जी होते हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज है, लेकिन मैं क्या हाल हुआ? लेकिन एक बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस की बातचीत करते हैं, ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 3 दिनों में 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है, 80 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यानी रूस धीरे धीरे अपने रौद्र अवतार में आ रहा है। पहली बार पुतिन ने खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। खास ड्रोन में मिसाइल वाली ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा रूस का जो तेवर है कि जो जो यूक्रेन के साथ आएगा रूस में, उसको हम टारगेट करें। यही तो हो रहा था कि 5% डिफेंस बजट बढ़ाओ। ट्रंप ने तो ये बोला था, अगर डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो कुछ तो किया जाएगा। यही सब खरीदा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी मीटिंग होने वाली है, वो हम सबको पता है, 24 जून से 26 जून तक नाटो की। उस मीटिंग में यूएस का वो उनका डिफेंस सेक्रेटरी नहीं आ रहा है। ये एक बात ये है, लेकिन किस मुद्दे बात हो रही है? बजट बढ़ाने की। दूसरा मुद्दा यह है कि हम यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करें। और तीसरा मुद्दा यह है कि जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं उनका आपस में रिश्ता क्या होगा। लेकिन एक तो तीनों चीज मुद्दे की बात बताता हूं आपको। ये जो खर्चा बढ़ रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये शामिल है जो उसके उस पर अटैक हुआ था, जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, उसमें पुतिन जानता है कि ब्रिटेन शामिल है। लेकिन फिर इसके बाद से एक कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के साथ आता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नाटो एंड यूएस दोनों आएंगे? ठीक है, एक और खबर है सर, और ये दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर क्या, मतलब पाकिस्तान की फितरत को दिखाती है। जंग में जीत नहीं पाए, अब ये तस्वीर कह रहे हैं, रियल स्ट्राइक में तो जीत नहीं पाए, उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। अब जो पानी हमारे यहां से जाता है, कह रहे हैं कि उसको उस वाटर स्ट्राइक करेंगे, उसमें हम जीत जाएंगे। हाँ, तो जीत गए ना, मना किसने किया है भाई? वो पानी जो है वो सूख गया, अब खून बहेगा। ये मैंने नहीं कहा, बिल्ले ने कहा। बिल्ला यही बोल रहा था ना कि खून बहेगा इसके अंदर। अब आप बहाइए खून, देखते हैं आपको पानी कौन दे रहा है और कैसे मिल रहा है। और मैं तो कह रहा हूं, आज मैं आपके यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस समय अफगानिस्तान को बोलिए आपके वो दोनों डैम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा। आप रोकिए पानी, क्योंकि वहां से भी रुकना है पानी। ये पानी अपने आप में एक स्ट्राइक नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात श्रीवास्तव सर, कि ये
वाटर स्ट्राइक तो भारत कर सकता है क्योंकि पानी यहां से जा रहा है, पाकिस्तान करेगा कैसे? ये दिमागी संतुलन मुझे नहीं ठीक लग रहा। ये कह रहे हैं हम वाटर वॉर करेंगे, उसका इनका करेंगे कैसे? वाटर है कहां? नहीं, उनका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो जिन्होंने बताया हम खून बहाएंगे। तो बात है ना, तुम्हारे तो पानी ये तो तब है राकेश, ये तब है कि अभी हमने पानी रोका नहीं है, अभी तो हम IWT के दायरे में अभेंस में रखा है, जब रोकेंगे तो क्या हाल होगा? नहीं, अभी दो जो डैम है वहां से तो कुछ रोक ही दे रहे हैं, उसी वो ट्रेलर से डिसिल्टिंग की है, अब सिर्फ डिसिल्टिंग की है। और हमें 20% पानी का हक था, हम तो रियायत करते थे, हम 4-5% पानी लेते थे। अब हमने कहा ठीक है भाई, अब तुम रियायत के लायक नहीं हो, ठीक है, हम अपना काम करते। अब एक और तस्वीर, अभी आपने ख्वाजा आसिफ को सुना, आप सुनिए आसिम मुनीर को। बकरीद पर भी बाज नहीं है आसिम मुनीर, सोचिए उन लोग का फेस्टिवल है, उस पर भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। LOC पहुंचकर भारत के खिलाफ जहर उगला है मुनीर ने। कह रहा हूं तुम्हारी पॉलिसी का हिस्सा है, रखते रहो, तुम पॉलिसी में रखो, हम अपने टेरिटरी में रखेंगे। देखिए, आप ना थोड़ा पाकिस्तान की जनता और आवाम के साथ जाती कर रहे हैं। वहां पर भी उससे किसी ने फील्ड मार्शल अभी तक बोला नहीं, ये वर्ड वहीं से आए थे फील्ड मार्शल वाले, हमारे यहाँ एम्पलीफाई हुए। तो आप कृपया कर इस पे कहीं डाउट मत रखिए। एक आध लोग फ्रॉड मार्शल भी कहते हैं, ये ज्यादा बड़ा पदवी देने को हम तैयार हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीरियस बात यह है जिसको देखा जाए। देखिए, आपके यहाँ क्या सीरियसनेस है मैं आपको अभी बता देता हूँ। 18% आपका बजट बढ़ गया है, डिफेंस बजट, 30% उसमें से निकाल दीजिए तो सीधे 12% पर आ गए। 12% में से निकाल दीजिए बाकी जर्नलों का 10%, वो 10% पर आ गया। बाकी निकाल दीजिए 30% पॉलिटिशियन का, बचा 7%। आप बजट बढ़ाइए, आप ये बढ़ाइए, आप जो मर्जी आए कर लीजिए, पाकिस्तान क्लियर है। बजट बढ़ रहा है सर, एक और चीज है, वो डिस्कशन का पार्ट तो नहीं, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ और बोलते ये जा रहा हूँ कि वहां पर नेताओं की सैलरी जो बढ़ गई 500%, 13 लाख 2.5 लाख से सीधे 13 लाख तक पहुंच गए। तो ये हालत है। खैर, लेकिन एक और बड़ी खबर है, तख्ता पलट की ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है। शहबाज से ज्यादा आसिम मुनीर को तरजीह दी जा रही है। मुनीर की बात है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑलरेडी एक कू कर चुके हैं पाकिस्तान में। जब हम लोग कहते हैं कि क्या फौजी शासन चल रहा है पाकिस्तान में, तो हमें ऐसा लगता है कि सड़कों पर टैंक दौड़ रहे होंगे, कोई फौजी है जो प्रधानमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देगा, कोई फौजी है जो जाके ऐवान सदर यानी कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाके वहां पे बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक नए किस्म का कू हुआ है। यहां पे सारे के सारे मंत्री यूजलेस हैं, लेकिन आसिम मुनीर को मुखौटा चाहिए पूरी दुनिया को। अब देखिए, आज की तारीख में जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन यूज है, मीडिया हर जगह दंदनाता फिरता। गौरव, मैं एक चीज और कहूंगा और श्रीवास्तव सर ये लेकर आपके पास आ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो मुखौटे की बात मेजर गौरव कर रहे हैं, ये मुखौटा उखाड़ कर फेंकने की पाकिस्तान की आदत है। बाज नहीं आते उनके जनरल, लेकिन हर वक्त एक चीज का समय होता है। अभी ये जो पॉज हुआ है ऑफ सिंदूर में, तो इसलिए मैं गौरव से एग्री करता हूं। ये समय वो लेके डेलीगेशन भेज रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विक्टिम हुए हैं, हमें उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है, लेकिन हमने जीत लिया है। तो ये कहना चाहते हैं, अभी डिफेंस सिस्टम मांग रहा है अमेरिका। और जहां तक सर, मैं आज पहली बार आपसे डिसएग्री कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है ना, किसने कहा जीता नहीं है, एक्चुअली जीता है। जान बची थे लाखों पाए। भाई साहब, जान बच गई। 10 तारीख अगर पार हो जाती तो क्या होता, आप बता लीजिए। आप इस समय पाकिस्तान एक्चुअली जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। जान बच गई, यही तो बहुत बड़ी जीत है भाई, बहुत बढ़िया। इससे बड़ी जीत क्या? आप एक बात बता दीजिए, आप और मैं लड़ रहे हैं, बहुत सीरियसली बात करते हो तुम। आप बता दीजिए, आपकी जान बचना ज्यादा जरूरी है या आपको लड़ाई लड़ना जरूरी है? क्योंकि मालूम है ये लड़ाई, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। नहीं, आप हो ही नहीं सकते। आप इतने चौड़े होके क्यों बोल पा रहे हो? वहां पर वो सिर्फ जीत का डंका चल रहा है। किस बात की जीत? ठीक है, चलिए, डंके की बातचीत होती रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है, तिब्बतियों के धर्मगुरु ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है। दलाई लामा के बाद दूसरे बड़े बौद्ध भिक्षु पंचेन लामा ने यह मुलाकात की है। पंचेन लामा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया है। ये एक और बड़ी खबर है, ग्याल्त्सेन नोरबू अभी हैं 11वें पंचेन लामा। तो बुद्धिज्म है तिब्बतन, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी लाइंस पे, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये जो एक्चुअली जिसको अपॉइंट किया था दलाई लामा में, उसको 6 साल में ही चीनियों ने गायब कर दिया। रूस को जरूर इस पर सोचना चाहिए। शरण सर, ये बड़ी गलबैया आजकल रूस और चीन एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समझना होगा कि चीन किसी का सगा नहीं। जैसे पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, वैसे चीन किसी का सगा नहीं। और इस दोस्ती के पीछे उसकी एक ही मंशा है, रशियन पहुंच तक, उसकी जो टेक्नोलॉजी है रूस की, वहां तक पहुंच बनाना, उनको चुराना, और फिर उसके बाद
पूरे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि हमें चाइना को बड़े सीरियसली समझना चाहिए, देखना चाहिए और उसके कंडक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। चाइना ने आज तक किसी कंट्री के साथ कोई अगर अच्छाई करी है तो मुझे एक गिनवा दीजिए अभी हाथों हाथ। पहली बात। दूसरी बात और बड़ी बात, चाइना ने आज तक कभी किसी के साथ रिलेशन अच्छे बुरे रखे ही नहीं, सिर्फ रिलेशन रखे बिजनेस वाले, सिर्फ जहां से पैसा कमाया जा सके उसकी जमीन को गिरवी रख लिया जाए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करी जाए। वहां का आप देख लीजिए ना, यूएस का ही हाल है, उसने क्या कर दिया था, तब जाकर यूएस को समझ आया। आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान उसके चुंगल में जितनी जमीन, ये ना वो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात है कि पहले आपका पोर्ट लेंगे फिर वहां पर सड़क बनाएंगे। अटैक किया है गाजा में, हमास के ठिकानों पर अटैक हुआ है, रिहायशी इलाकों पर भी जबरदस्त प्रहार किया गया। और मुझे लगता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स का यह प्लान है कि वहां पे सिर्फ मलबा नहीं है, गड्ढा होना चाहिए। कारण यह है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा तब तक आईडीएफ गाजा में हमास को ठोकता रहेगा। दोस्तों, एक दो बातें हमें समझने की जरूरत है। ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है? यह करार तोड़ा था हमास ने 2005 में, जब वहां पे चुनाव हुआ तो हमास इन पावर आ गया गाजा में, और फिर उसके बाद सारे के सारे जो इजरायली सेटलमेंट थे वहां से निकल गए। वहां पे इजरायली हुआ करते थे, वहां पे बसते थे, इजरायली सिविलियंस बसते थे। इजराइल ने $3 अरब खर्च करे और सबको निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि अमन चैन हो। लेकिन 7 अक्टूबर को करार तोड़ दिया, हमास ने दगा दिया, धोखा, और धोखा देने के बाद अब वो भुगत रहा है, और मार मार के पूरा आप देख सकते हैं कि गाजा को मलबा बना दिया इजराइल ने। ठीक है, एक और बड़ी खबर है, एशिया में नया वॉर फ्रंट खुलने के संकेत हैं। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर झड़प हुई है, एक कंबोडियाई सैनिक की जान चली गई है। जो लोग करवा रहे हैं, ये यूएस किसी का अपना नहीं, चाइना किसी का अपना नहीं, ये जितने आर्म्स ब्लॉक वाले लोग हैं ये सब के सब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा इन सब के अंदर, देखिए आप इस समय बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है वहां पर एक टेंपल है, प्रिया विहीर टेंपल, 9th सेंचुरी का हिंदू टेंपल है जी। यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर किया था कि ये टेंपल जो है हेरिटेज साइट है। और उसकी लड़ाई क्यों हो रही है, टेंपल की लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि टेंपल एक क्लिफ पे है। क्लिफ पे होने पे आपको पता है टेरेन का बहुत बड़ा एडवांटेज, तो वो क्लिफ की लड़ाई है, क्लिफ की लड़ाई है। और इधर से लाओस दिखता है, इधर थाईलैंड है, इधर कंबोडिया है। तो कंबोडिया को उसको कई बार हुआ है, 1907 में फ्रेंच का भी अपना जो मैप बना था उसमें भी कंबोडिया के हिस्से में था, आईसीजे में भी कंबोडिया के हिस्से में था। हाँ। सब कुछ था। लेकिन अब मैं आता हूं शेरिन की बात पे, लेकिन एक को कंबोडिया को सपोर्ट करता है चाइना, और थाईलैंड एलाई है यूएस का, और दोनों के सामान बिकने हैं, दोनों के सामान मेंटेन किया जा रहा है। ये बड़ी बात है कि आप देखिए हथियारों का बिजनेस कैसे चलता है, ये हमारे दोनों मेहमानों ने अच्छे तरीके से आपको बताया। एक और बड़ी खबर, कोलंबिया में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा हुई है, लेकिन कोलंबिया में शैलेंद्र सर ये जो कुछ हुआ है, ये शूट आउट जिस तरीके से निशाना बनाया गया, हालांकि जिसने मारा उसे पकड़ लिया गया, लेकिन ये भी क्या कोई बड़े टकराव का संकेत, कुछ बड़ा उथल पुथल इसको लेकर? आप एक बात बताइए, इस तरह का इंसिडेंस क्यों होना चाहिए? इसी को वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं टेररिज्म, ठीक है ना। जब वहां होता है तो ये टेररिज्म है, जब हमारे यहाँ होता है तो कोई अच्छी बात नहीं हुई है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आप वो काम करिए जो ये सब कंट्रीज कर रहे हैं। जैसे अभी गौरव बता रहा था ना इजराइल के बारे में, ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं। आपको टेररिज्म के साथ सख्ती से पेश नहीं आना है, उसको एलिमिनेट करने के लिए पेश आना है। ज्यादा बड़ी बात यह है, इस तरह की जो नॉन टॉलरेंस है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर है सर, ये खबर जरूर आप सुनिए। हम चौथी इकोनॉमी मंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए? गधा पैदा कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है क्योंकि सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। भारत अब हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हथियार हम बनाते हैं। हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रैक्टर्स, हमारी मशीनरी पूरी दुनिया भर में फेमस है। पाकिस्तान कुछ नहीं करता, पाकिस्तान सिर्फ गधे पैदा करता है, और जिसके पास जो होता है वही एक्सपोर्ट करता है। और खरीदने वाला भी आप देखिए कितना कमाल का है, वो पाकिस्तान जिसको आयरन ब्रदर कहता है, यानी लोहे वाला फौलादी दोस्त, उसको कह रहा है कि भाई मैं जानता हूं तुम्हारे पास सिर्फ गधे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, लाओ मैं तुम्हारे गधे खरीदूं। क्रेडिट तो देना चाहिए ना पाकिस्तान को। आप लोग गलत काम सर छोड़िए, छोड़िए, आज आप जो लेकर आए, आज वक्त इतना ही है। ये गधों पर चर्चा इसकी पॉलिसी पर होती रहेगी। तो पाकिस्तान तुम गधे एक्सपोर्ट करो,
देखो हमारे यहाँ तो स्टूडियो में भी वैसे ड्रोन रख लेते हैं, सोचो वॉर में किस तरीके के ड्रोन इस्तेमाल करते होंगे। गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।